भी हैं। रिया, हेलो सर। महिमा, अरे तेरी सर महेश। सुनिए, नाम सब लोग सुन लीजिए, जिसका नाम नहीं बोलेंगे तुरंत बोल देगा, ठीक है ना? मैं नाम नहीं देख रहा हूँ। आदर्श, गौरव, नीतू, आस्था, रजत, सुकृति, तुषार, सत्यम, आरती, ऋषभ, परिकेत, जसमीत, शाश्वत, वैभव, विशाल, सुलभ, रिया, महिमा, महेश। कोई छूटा है तो बोले फट से, क्लास देना है मुझे। चलो, कोई नहीं छूटा, हो गया। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पर हम हैं, ठीक है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टॉपिक फिर से वही बताते हैं। तो 3 बार वो लोग लड़ते हैं, फ्रांस, डेनमार्क और रसिया से, सॉरी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से लड़ते हैं, और अंत में रसिया जीत जाती है, और उसके बाद जर्मनी की यूनिफिकेशन का काम कंप्लीट होता है। और विलियम फर्स्ट को क्या हुआ था, जर्मन का एम्पायर घोषित, मतलब क्या हुआ था, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया था, ठीक है ना? अब देखो क्या है, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, an assembly comprising the princes of the German state, representatives of the army, important Prussian ministers including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of Mirror in the palace of Versailles to proclaim a new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। ठीक है? अब वही बता रहा है कि सिचुएशन में, मतलब उनको मतलब यही बता रहा है कि 18 जनवरी मतलब 18 जनवरी 1871 जो बिटरली कोल्ड, बहुत ठंडी थी, और जर्मनी के जितने भी प्रिंसेस थे, जितने जब सेना के लोग थे, ऑटो वन बिस्मार्क, सभी लोग एक साथ वर्षा में बैठते हैं, और ठंडे शीश महल, जिसे बोलते हैं हॉल ऑफ मिरर, मतलब होता है शीश महल में बैठते हैं, और उसके बाद केसर विलियम फर्स्ट को क्या करते हैं, सम्राट घोषित करते हैं। अब जर्मनी में जो द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर, द न्यू स्टेट प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑफ मॉडर्नाइजिंग ऑफ द करेंसी, बैंकिंग, लीगल। देखो, कुल मिलाकर ये जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद का जो काम था विलियम केसर फर्स्ट ने, ये राजा बना था बंदा क्यों नाम का, लेकिन सारा वो काम किस काम का किया था, मतलब देश को सुधारने में काम किया था। जैसे इसमें उसने नए नए क्या काम किए थे, उसने बैंकिंग सिस्टम को सही किया था, मॉडर्नाइज किया था, ठीक है ना? मतलब आधुनिक तरीके से काम करना शुरू किया, करेंसी को सही किया, करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, ये सब उसने क्या किया था, बहुत मतलब उसको मॉडर्नाइज करने में बहुत ज्यादा क्या किया था, जोर दिया था। और जो प्रशिया ने ये स्टेप्स उठाए थे, उसकी देखा देखी बाकी के लोगों के लिए भी क्या हुआ था, एक जर्मनी एक मॉडल बन गया था। बाकी यूरोपीय कंट्री जो थी ना, के लिए जर्मनी क्या बन गया था, एक मॉडल बन गया था, मतलब उसका अनुसरण करने लगी थी। तो देखो, ऑटो वन बिस्मार्क, देखो एग्जाम में पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन को इसी देखना, 1848 का क्या रिवोल्यूशन है, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन मेकिंग ऑफ जर्मनी, ठीक है? या तो पूछ सकता है कि कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला जो कि 4.1 का टॉपिक दिया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें। एक क्वेश्चन, मतलब सबका आंसर एक ही है, देख लो, खिचड़ी पका एक ही है। तो हु पूछ सकता है कि हु वाज विलियम केसर फर्स्ट एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ केसर फर्स्ट इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसका भी वही कहानी है। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ द जर्मनी बिकेम यूनिफाइड, मतलब जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ये पूछ सकता है। तो एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है ना? अब देख लेते हैं ये समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे, आप 1 बाय 1 मैसेज पर करिए मुझे।
आया कि नहीं आया? कोई बोल दो। यस सर, आ गया। चलो रिया, तुम वीडियो देखियो। नहीं, वीडियो देखो, ज्यादा अच्छा है वो। देखो एक बार फिर से इसको वो कर देते हैं, समराइज कर देते हैं कि जर्मनी में देखो, जैसे कि लिबरल्स के आइडिया चल रहे थे, नेशनलिज्म को लेकर चल रही थी, तो कंजर्वेटिव्स को ये लगा कि अब हमें भी थोड़े बहुत लिबरल की तरह उनके अधिकारों की बात करनी चाहिए। और 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स बहुत सारे बदल गए थे, तो कंजर्वेटिव्स भी डेमोक्रेसी की थॉट को लेकर एक तरीके से देखा जाए तो आगे मूव कर रहे थे। पहला पैराग्राफ यही था। फिर उसने क्या किया, मतलब डेमोक्रेसी तो नेशनल फीलिंग को लेकर वो चल रहे थे, थॉट को। तो अब इसके बाद कुछ लोगों को नहीं आया है, तो उसको फिर से मैं वो कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। अब क्या होता है उसमें कि जर्मनी 1848 में एक बार ट्राई हुआ था कि जर्मनी क्या हो, यूनिफाइड हो जाए, जिसमें मैंने आपको पूरी कहानी बताया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का स्टोरी प्लस वीडियो मैंने आपको भेज दिया है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और बाद में ये फ्लॉप कैसे हो गया। तो पहला प्रयास तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हुआ था कि इटली यूनिफाई हो जाए, लेकिन वो क्या होता है, एक असफल प्रयास होता है, ठीक है ना, एक वो सफल नहीं हो पाता। बाद में प्रशिया एक उस समय बहुत ही मजबूत थी, या इस रीजन कह सकते हो। तो प्रशिया ने सोचा, विलियम के फर्स्ट ने सोचा कि क्यों ना जर्मनी को एक किया जाए। और फिर प्रशिया ने क्या किया कि अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को इटली की यूनिफिकेशन के लिए, सॉरी, जर्मनी की यूनिफिकेशन को एक करने के लिए भेजते हैं कि जाओ जर्मनी को एक करके आओ, जितने जर्मनी के पार्ट्स बिखरे हुए हैं सबको एक करो। तो क्या करता है ऑटो वन बिस्मार्क, 7 साल तक युद्ध करता है, किससे? फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। अब कहोगे इसको यूनिफाइड करने के लिए इन तीनों देशों से युद्ध क्यों करना पड़ा? कारण ये कि जर्मनी का जो पार्ट था ना, वो पार्ट इन तीनों देशों ने कब्जा कर रखा था। तो 7 सालों तक युद्ध हुआ। इसके 3 बड़े युद्ध हुए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और ये तीनों युद्ध कौन जीतता है? ऑटो वन बिस्मार्क। और फिर वो जर्मनी को क्या करता है, एक करने का पूरा काम कंप्लीट करता है। और जैसे ही वो युद्ध जीतता है तो विलियम केसर विलियम फर्स्ट को क्या बनाता था वो, वहां प्रशिया का या फिर जर्मनी का क्या बनाता है, सम्राट बना देता है। और विलियम केसर फर्स्ट ने सबसे पहला जो काम किया था वो ये था कि मॉडर्नाइजिंग ऑफ द करेंसी, बैंकिंग, लीगल जुडिशियल सिस्टम, लीगली थिंग्स, जितने भी ये सब चीजें थे ना, इसको मॉडर्नाइज कर दिया था। और उसने जर्मनी को एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने का अच्छा प्रयत्न किया। और इसी विलियम केसर फर्स्ट का देखा देखी ये हुआ कि बाकी सारे देश भी इसे कॉपी करने लगे। ये एक उदाहरण बन गया जर्मनी सबके लिए। इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, रोल होता है ऑटो वन बिस्मार्क का और विलियम केसर फर्स्ट का। अब बताइए आया कि नहीं आया? बाकी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। बाकी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, बताइए। आ गया नीतू का मैसेज। बाकी जिसको, रिया, आया या नहीं, कोई बात नहीं है। ये मत कहना कि हमको दिक्कत हो रहा है, मतलब आपको प्रॉब्लम भी हो और आप शर्मा जाए, तो ये मत करिएगा। जिसको नहीं आए वो 50 बार पूछे, क्योंकि सिलेबस छोटा है, हमें पता है कि हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इटली की यूनिफिकेशन में। ठीक है ना, इटली का यूनिफिकेशन किस प्रकार हुआ था इसको देख लेते हैं हम लोग। इटली का तो वीडियो बहुत अच्छा बना था मेरा, मुझे ऐसा लगा था। इटली का वीडियो आप लोग देखे थे? अब देखो,
Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. Italians were scattered over the several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. बहुत बिखरा हुआ था इटली, ठीक है ना? अब during the middle class of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. अब देखो मैंने बताया था ना, एक मैप बनाया था इटली का, सर्डिनिया और पिडमॉन्ट को भी बनाया था मैंने। तो सर्डिनिया और पिडमॉन्ट जो बंदे थे, मतलब जो रीजन था, जो दो रीजन था, यही मेन इटली का पार्ट था। मतलब मेन इटली में इटली की जो शासन वाले जो प्रिंसली स्टेट जो थे, जो शासन करते थे, वो इसी दो हिस्से पे करते थे और बाकी इटली के हिस्सों पर दूसरे अलग शासन करते थे। जिसमें सबसे पहले एक जो साउथ का पार्ट था उसमें कौन था? बर्बन डायनेस्टी के लोग थे, स्पेन के। फिर बीच का पार्ट जो था, मिडिल पार्ट, सेंट्रल पार्ट में पेबल स्टेट था। और नॉर्थ में कौन था? नॉर्थ में याद है कौन था मैप में? इटली के नॉर्थ पॉइंट पे कौन था? कोई बताया? महिमा, आरती, वैभव, रजत, कोई बोलो। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, ठीक है, जान दो, मैं बता दिया। नॉर्थ में कौन था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था। और जो मेन पार्ट साइड का था, सर्डिनिया पिडमॉन्ट था, उसमें इटली के लोग शासन करते थे। नॉर्थ में जो इटली का मेन पार्ट अगर देखा जाए तो उसमें ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था। सेंट्रल पार्ट में पेपल स्टेट था। और जो साउथ का पार्ट था उसमें कौन था? सिसिलीज, किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, और यू कैन से बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन, ठीक है ना? ये थे। Even the Italy language had not acquired one common from the still had many regional and local variations. During the 1830s, Giuseppe Mazzini, सबसे पहला प्रयास, the first effort has been done by the Giuseppe Mazzini, who established Young Europe, Young Italy, और सीक्रेट एजेंसी में बहुत रहा। तो इसने सबसे पहला प्रयास किया था। इसके कई प्रयास असफल रहे, लेकिन आप वही बताया ना कि इंडिया में भी प्रयास जारी होना चाहिए। रिजल्ट मिले ना मिले अलग मैटर है, प्रयास का होना पड़ चाहिए। तो वही उसने सबसे पहला प्रयास किया था। कौन? गुसेप्पी मैज़नी ने। Giuseppe Mazzini 1830 had sought to put together a current program for a unitary Italian republic. He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goal. The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the metal now fell in Sardinia Piedmont under its ruler Victor Emmanuel II. इस बंदे का भी रोल रहा है। विक्टर एमेनुअल, देखो, गुसेप्पी मैज़नी, विक्टर एमेनुअल सेकेंड, चीफ मिनिस्टर कावोर या कैवोर कह सकते हो, कैवोर। और एक बंदा और था, गिलबार्डी। गिलबार्डी भी एक, ये चार बंदे ऐसे थे जिसने क्या किया था, इटली को यूनिफाई किया था। ये चारों बंदे मिलकर सबने प्रयास किया था और सबका अपना अपना रोल रहा है। इन चारों बंदे के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको लिखना भी होगा। अब क्या किए थे इन लोगों ने? The failure of revolutionary uprising both 1830 and 1840 meant the metal now formed Sardinia Piedmont second to unify the Italian state through war. In the eye of ruling elite of this region, unified Italy offered them to possible economic development and the political dominance. Emmanuel Victor II ने देखा कि अगर सर्डिनिया पिडमॉन्ट का ये राजा था बंदा, और इसने देखा कि अगर इटली यूनिफाई जाती तो हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, एडवांटेज होगा। उसने सबसे पहले क्या किया? चीफ मिनिस्टर था उसका कैवोर। कैवोर को क्या किया? उसने सबसे पहले क्या बोला? इटली को यूनिफाई करने के लिए भेजा, ठीक है ना? कैवोर इट वाज नाइदर रिवोल्यूशनरी, नहीं ये, न तो ये क्रांतिकारी था और ना ही ये क्या था, डेमोक्रेट। डेमोक्रेट मतलब नहीं ये लोगों का भावनाओं को समझता था, बस इसको काम दे दिया गया था। काम दे दिया गया था। वो काम क्या था? इटली की यूनिफिकेशन का। भाई जाओ काम करो, वो बंदा निकल गया काम करने। लाइक मेनी अदर वेल्दी and the educated member of the Italian elite, he spoke
फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। मतलब ये बंदा ऐसा था जो फ्रांस इतना अच्छा बोलता था कि उतना अच्छा जो इटालियन लैंग्वेज था उसको भी नहीं बोल पाता था, ठीक है ना। तो जब फ्रेंच अच्छा बोलता है तो फ्रांस के लोगों ने इसका सपोर्ट किया। फ्रांस इसका मित्र राष्ट्र था, मित्र मतलब दोस्त था, ठीक है ना। तो फ्रांस ने कैबूर का क्या किया था, कैबूर का हेल्प किया था। और फिर डिप्लोमेटिक पर्सन था ना, इसको ओके अलायंस विद फ्रांस engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian force in 1859। 1859 में ये फ्रांस के साथ मिलकर किसको हरा दिया, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हरा दिया। पहला काम ये किया, ठीक है। अब इसका रोल यहीं पर क्या हुआ था, यहीं पे ब्लॉक हो गया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसेपी गैरिबाल्डी। अब गैरिबाल्डी को दूसरा काम दिया गया कि भैया अब वो से नॉर्थ के तुम जाओ साउथ करके आओ। तो साउथ में कौन था, बर्मन डायनेस्टी या सिसिली के लोग कह सकते हो आप। अब वहां पर इसको गैरिबाल्डी को भेजा गया। तो 1860 में क्या हुआ कि in 1860 they marched into the south Italy, had the kingdom of two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out a Spanish ruler। अब देखो होता क्या है, वहां पर जब जाता है साउथ पार्ट में जाता है इटली के, तो वहां देखता क्या है कि कैसे वो जीतेगा उसको। तो वहां के लोकल पीजेंट्स का वो हेल्प लेता है, और लोकल पीजेंट्स की हेल्प के थ्रू क्या करता है कि वो किसको हरा देता है, जो स्पेन डायनेस्टी थी स्पेनिश, उन लोगों को क्या करता है उठा के बाहर फेंक देता है, ठीक। लोकल पीजेंट्स in order to drive out the Spanish ruler। In 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed king of United Italy। अब तुम लोग सोचोगे कि नॉर्थ चला गया, साउथ चला गया, तो मिड का पार्ट कहाँ गया, ये किताब में तो लिखा नहीं है। तो मिड का पार्ट ये हुआ कि इज्जत बचाने के लिए मिड वाले पेपर स्टेट जो था, पेपर स्टेट का भैया हम उसने पावर को क्या किया, डायलूट कर दिया। उसने खुद ही समर्पण कर दिया। कहने का मतलब यह है कि उसने सर्डिनिया पिडमॉन्ट यानी इटली के पूरे हिस्से को समर्पण कर दिया। इस प्रकार हम देखेंगे कि सर्डिनिया पिडमॉन्ट ने नॉर्थ साउथ और मिडिल यानी सेंट्रल के पार्ट को एक कर दिया। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि साउथ के पार्ट में जो स्पेनिश पर्सन थे, उन्होंने ये देखा, वहां के पीजन्स का गैरिबाल्डी ने हेल्प लिया था। तो बात ये हुई कि मतलब उनको इतना इलिटरेट थे सब, दे वर टू मच इलिटरेट, दे वर नॉट वेल एजुकेटेड एंड दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। उनको ये नेशनलिज्म का मतलब ही नहीं पता था, या नेशन स्टेट यूनिफाई करने का कुछ मतलब ही नहीं पता था कि युद्ध क्यों हो रहा है। उन्होंने बस लोकल पीजेंट्स को ने ये सोचा कि विक्टर एमेनुअल सेकंड की उसने क्या एक वर्ड है, द पीजेंट्स मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन साउदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया। इटालिया एक वर्ड है, ला तालिया। ला तालिया का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं भारत माता की जय, तो हमारे अंदर जोश आता है। तो वो ला तालिया जो वर्ड बोलते थे, ला तालिया इटालिया वॉट एवर जो बोलते थे वो लोग, तो जिस तरीके से वो बोलते थे ना, तो लोगों को ये लगा कि इमेनुअल सेकंड की वाइफ को स्पेनिश वालों ने क्या कर दिया है, किडनैप कर लिया है। और गैरिबाल्डी साहब चाहते हैं कि उनकी वाइफ को छुड़ा लिया जाए। तो वो बंदे मतलब इतने इरिटेट थे कि उनको समझ नहीं आया कि ला तालिया का मतलब क्या है। ला तालिया को उन्होंने यही लिया था, विक्टर एमेनुअल सेकंड के वाइफ से लिया था कि स्पेनिश के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है और उसका मेन काम क्या है उसे छुड़ाना, ठीक है। तो इस वजह से आप ये समझ आएगा ना कि साउथ के पार्ट के लोग कितने बेवकूफ टाइप थे। लेकिन गैरिबाल्डी अपनी बुद्धि से ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर जा ही चुका था, मिडिल में जो पेपल स्टेट था, पेपल स्टेट ऑटोमेटिक समर्पण कर दिया। इस तरीके से पूरा का पूरा इटली का क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। समझ में आया, आया कि नहीं आया? देखो नहीं आएगा फिर बताएंगे, इशू नहीं है, बता। क्योंकि इसके बाद हम पढ़ाएंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोलना तो पड़ेगा वन बाय वन सबको। हमने जर्मनी को एक कर दिया हरा जिता कर, हमने इटली को एक कर दिया, अब बारी है ब्रिटेन की। तो वहां जाने से पहले पूछना चाहूंगा क्या आया या नहीं आया।
अगर नहीं बोलोगे तो क्या कर सकते हैं, फोन कट कर देंगे। आया कि नहीं आया कम से कम एक बार बता दो। नहीं आएगा तो फिर से बताएंगे, स्लो आएगा तो बताएंगे, तेज बोले स्लो बोले कुछ भी हुआ। अभी रजत का आंसर मिला मुझे, बाकी सबको आंसर देना है ये कि आया कि नहीं आया, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं ना। मैसेज लिख दो अगर नहीं बोल सकते तो। आरती का भी मिल गया, चलो नीतू का मिल गया। चलो ठीक है, मतलब सबको आ गया। वैभव विशाल अपने माइक को ऑन करिए एक बार और बोलिए, क्योंकि एक्सप्लेन मतलब समझ नहीं पाया मैं। एक बार फिर से माइक ओपन करिए या लिखिए, उस मैसेज बॉक्स में लिखिए तो मैं बताऊं क्या हुआ। हेलो वैभव बोलिए। अरे फिर से बता देंगे वैभव, बोलिए आराम से बोलिए, लिखिए। व्हाट्सएप मतलब लिख भी दीजिए ना, ऐसे ही लिख दीजिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, बोलो वैभव विशाल। अरे बोलोगे, अच्छा ठीक है। एक बार फिर सुन लो, इटली की यूनिफिकेशन में अगर ऑटोमेटिक फोन कट जाएगा तो कोई बात नहीं। इटली की यूनिफिकेशन में सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कि देखेंगे मैप को। देखो मैप पहला काम, देखो एग्जाम में ये मैप जरूर ड्रा कर लेना, अगर मौका मिले ना नंबर उठा देगा, चार चांद लगा देगा मैप। अगर आता है एग्जाम में कि जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, इन तीनों के मैप के थ्रू हम आपको बताएंगे। तो इटली का पहले देख लेते हैं। इटली पहले मैप देखो कि इटली को 3 भाग में डिवाइड किया है, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंट्रल में पेपल स्टेट, और साउथ में कौन था? साउथ में था आपका स्पेनिश, स्पेनिश बर्मन डायनेस्टी के लोग थे वहां पर। और जो साइड में दो पार्ट दिया है वो थे पिडमॉन्ट और सर्दिनिया। पिडमॉन्ट और सर्दिनिया पे केवल इटालियन लोग राज करते थे, बाकी इन सब पे दूसरे लोग थे। मतलब इटली के पार्ट पे ये लोग जैसे पेपल के लोग यानी पोप, पेपल स्टेट मतलब पोप का शासन था वहां पर, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्ग और इधर स्पेनिश लोग थे। तो जो वहां का इमेनुअल, विक्टर इमेनुअल सेकंड था, सर्दिनिया पिडमॉन्ट पे वो राजा शासन करता था। उसने कहा कि हमको ये इटली को यूनिफाई करना चाहिए। इसमें सबसे पहला प्रयास किया गया था गुसेप्पी मैजनी के द्वारा 1830 में। उसने यंग इटली, यंग यूरोप बनाए। बाकी उसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही। तो सबसे पहला प्रयास था, असफल रहा, लेकिन प्रयास शुरू कर दिया था बंदे ने, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, दूसरा तब क्या हुआ कि उसने अपने, विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने अपने चीफ मिनिस्टर कैवोर को वहां भेजा इटली को एक करने के लिए, ठीक है ना। तो कैवोर एक ना ही क्रांतिकारी था, नाइदर ही वाज अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। डेमोक्रेट मतलब ना ही बहुत ही पब्लिकवादी, मतलब जनता का बहुत बड़ा शुभचिंतक था, ऐसा कुछ नहीं था। उसको ऑर्डर दिया गया था इटली को एक करने का, तो वो उसका उसके काम में लग गया। उसने वो फ्रेंच बहुत बढ़िया बोलता था। फ्रेंच बढ़िया बोलने की वजह से फ्रांस से उसका डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप थी बहुत ज्यादा। तो फ्रांस के हेल्प से उसने क्या किया कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हरा दिया 1869 में, ठीक है। 1859 में क्या, हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को उसने हरा दिया। अब ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर किसके पास चला गया? सर्दिनिया पिडमॉन्ट यानी इटली इमैनुअल सेकंड के पास। अब आया साउथ की बारी। साउथ में इमैनुअल सेकंड ने गैरिबाल्डी को भेजा। गैरिबाल्डी क्या था? एक गुसेप्पी गैरिबाल्डी बहुत तगड़ा बंदा था, बहुत डिप्लोमेटिक था, दिमाग बुद्धि बहुत ज्यादा थी। इस बंदे ने वहां के लोकल पीजेंट के थ्रू क्या किया कि वहां की स्पेनिश जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको उखाड़ फेंका, लोकल लोकल पीजेंट्स की हेल्प से। लोकल पीजेंट्स की हेल्प, साउथ में इतने बेवकूफ लोग थे कि उनको इटालिया ला तालिया का मतलब नहीं पता था। उन्होंने इटालिया ला तालिया का मतलब लिया था विक्टर एमेनुअल सेकेंड की जो वाइफ थी उससे लिया था। उससे कैसे लिया? उन्होंने सोचा कि विक्टर एमेनुअल सेकेंड की वाइफ को स्पेनिश लोगों ने किडनैप कर लिया है और गैरिबाल्डी साहब बोल रहे हैं छुड़ाने के लिए, इसलिए क्या किया उन लोगों ने स्पेनिश लोगों को उखाड़ कर
फेंक दिया। ये इस तरीके से क्या हुआ कि जो साउथ का पार्ट था वो भी सर्दिनियन पीरियड में मिल गया। जब पेपल स्टेट यानी पोप के लोगों ने ये देखा कि नॉर्थ भी चला गया, साउथ भी चला गया, तो उन लोगों ने क्या किया, पेपल स्टेट के लोगों ने कि खुद ही अपने पावर को क्या किया, डाइल्यूट कर दिया, मतलब समर्पित कर दिया कि लो भैया हम भी आप में मिक्स हो जा रहे हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा यूनिफिकेशन, इटली की यूनिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ था। और बाद में 1861 में विक्टर एम्मानुएल सेकंड को वहां का राजा, यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। यही इसका पूरा काम था। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? वैभव विशाल, कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। बताइए वैभव विशाल हो गया, इतना ही है इटली की यूनिफिकेशन में। सुलभ बोल सकते हैं, बोलिए। सर सेंट्रल इटली कैसे यूनिफाई हुआ? फिर से बोलिए, आवाज बहुत स्लो आ रही सर सेंट्रल वाला है। ठीक है ना, वो पेपल स्टेट में पोप का शासन था। पोप, पोप मतलब जो समझते हो, जो चर्च के लोग रहते हैं उन्हें पोप कहा जाता है, उनका शासन वहां पे था। ठीक है ना, वो लोग वहां शासन कर रहे थे। और वो लोग, उनको कोई हराया नहीं, वो खुद ही देखे कि नॉर्थ का पॉइंट चला गया और साउथ का चला गया, तो उसने खुद ही क्या किया, समर्पण कर दिया। समझे? हेलो, देखो आवाज मुझे आप समझ लोग की गया बहुत सर। स्लो आ रही है, नेटवर्क की वजह से हुआ ऐसा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ अभी, सुन लीजिए। फोन तो कटा नहीं, होमवर्क सुन लीजिए। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या है इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके, इन तीनों में अंतर क्या है, यही मेरा आज का होमवर्क होगा। और ये सॉल्व करके आना होगा, मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ। चलो क्लास ओवर करते हैं, कल बात करेंगे। और इसका मैं आज वीडियो भेज दूंगा, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का। ठीक है, चलो रखते हैं फोन तब। जय हिंद एवरीवन।